एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी बोरिया बिफोर यू। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल के बारे में मैं आपको जर्नल जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब मैं आपको जो ये वाला प्लेलिस्ट डालने वाली हूँ, इसमें आपको जो जर्नल आपकी बायोलॉजी है, जर्नल फिजिक्स हुई या फिर आपकी जर्नल केमिस्ट्री हुई, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव्स में आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कवर करूँगी। ठीक है, और थोड़ा सा आज भी आवाज़ का थोड़ा इश्यू रहेगा, क्योंकि नेचर है, रेनी सीजन है, तो जो मेंढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो साउंड निकाल रहे, काफ़ी एफर्ट्स के बावजूद भी कहीं ना कहीं थोड़ी साउंड आ ही जा रही है, तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा उस चीज़ के लिए। आप भी नेचर का लुत्फ़ उठाइए, क्या किया जा सकता है। तो हम जो टॉपिक है आगे चलते हैं, सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या है? सेल्स बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। देखिए, जब भी आपने साइंस 9th क्लास में ली थी, उधर सेल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो सबसे पहले यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। मतलब कि सेल के कारण ही किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गन को क्या हो पाता है, एक स्ट्रक्चर मिल पाता है, और वो अपना फंक्शन है वो एक्यूरेटली परफॉर्म कर पाते हैं। देखिए, अगर सेल नहीं होगी तो कोई बॉडी है उसमें ऑर्गन नहीं बन पाएंगे। देखिए, जैसे कि क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, बहुत सारी सेल होती है सिमिलर टाइप की, वो सिमिलर टाइप की सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, और वो टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब एक जैसे जो सेल हुई तो एक जैसे ही तो फंक्शन परफॉर्म करेंगी, ऐसा तो नहीं है ना कि सिमिलर सेल हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जनरली ऐसा ही होता है कि जैसे सिमिलर सेल हैं तो सिमिलर ही जो है फंक्शन परफॉर्म करेंगी आपके। सेल आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल कि एक टाइप के सेल हैं तो वो सिमिलर फंक्शन जो है आपके परफॉर्म कर रही है, और बहुत सारी सेल्स, जो ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं हमारी बॉडी में, और ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, डेली बहुत सारी सेल्स मरती हैं हमारी बॉडी में, और बहुत सारी ढेरों सेल जो है ओरिजिनेट हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा कहीं पे घाव हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो घाव की रिकवरी हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि न्यू सेल की फॉर्मेशन हो रही है, और जब वो कट लगा तो सेल डाई भी हुई थी। तो एक चीज, एक सीक्वेंस आप देख लीजिएगा, सेल से मिलके क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके एक कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन कर दी। और सेल एक स्ट्रक्चर, क्योंकि उसी के कारण किसी भी सेल को, किसी भी ऑर्गन को एक स्ट्रक्चर मिल पाता है, और ऑर्गन मिलके एक बॉडी को भी स्ट्रक्चर दे पाते हैं, वो भी सेल की वजह से ही हो पा रहा है। तो वो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर सेल नहीं है तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेल के बारे में, पर हमें इतना नहीं जानना है। तो रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने 1665 में क्या किया था, इसको नामकरण किया था। क्या नाम दिया था? सेल। सेल का नामकरण किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में। उन्होंने क्या किया, एक स्लाइस थी कॉर्क की, उनको सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस थी उनके पास कोई, उसमें देखा और बताया कि ये तो सेल है। जैसे ये कॉर्क क्या होती है, ये प्लांट है, ट्री है आपका, ट्री के ऊपर इसकी जो छाल होती है, जो ये छाल नजर आ रही है आपको, यही क्या है, आपकी कॉर्क है। इसको ऑब्जर्व किया तो देखा कुछ इस प्रकार की दिखाई दी। उस टाइम सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था, कोई एक, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, माइक्रोस्कोप नहीं, मैग्नीफाइंग डिवाइस था, तो उसके अंडर देखा तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो इमेज देखेंगे आप, कुछ इस तरीके की नजर आएगी आपको, चैम्बर जैसे ही नजर आएंगे ये। उन्होंने कंपेयर किया था इसको हनीकॉम जो होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, वो कुछ इसी टाइप का होता है, उससे कंपेयर किया था। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ बार्क, डेड सेल जो होती है ट्री की, वही होता है। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्स, कम या फिर बोले कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस। और उन्होंने क्या बोला इसको कि इस ये जो बॉक्स हैं ये सेल हैं। राइट, चलो आगे मूव करते हैं। अब हम, हमारी सेल है,
देखिए एक तो आपकी क्या है, प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। देखो ये इधर देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्लांट सेल है आपकी और ये एनिमल सेल है। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, फिर ये न्यूक्लियस दिखाया गया है, न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये बॉल से जो इस पे चिपकी हुई है, इनके कारण इनको क्या बोला गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो बॉल सी हैं इन्हें क्या बोलते हैं, राइबोसोम। देखो राइबोसोम यहाँ पे बाउंड भी है और फ्री भी है। देन ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक इधर रहा एक इधर रहा, स्मॉल है साइज में, जबकि यहाँ पे एक बहुत ही बड़े वाला एक ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया हैं, फिर गोल्गी एपरेटस हैं, और यहाँ पे ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो या तो ओनली प्लांट्स में अवेलेबल है या फिर एनिमल्स में। अगर एनिमल्स की बात करें तो ये सेंट्रियोल्स है यहाँ पे, देन आपका लाइसोसोम्स है, सेंट्रोसोम्स है। जबकि प्लांट्स की बात करें, क्लोरोप्लास्ट हुआ, सेल वॉल हुआ, प्लाज्मोडेस्माटा हुआ, ये कहाँ मिलते हैं, ये एनिमल्स में मिलते हैं। सेल वॉल का बेसिकली ध्यान रखेंगे बिल्कुल ही, और क्लोरोप्लास्ट का तो आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगा, और प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होता है, सेंट्रियोल्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बिलोंग नहीं करता प्लांट सेल से या कौन सा बिलोंग नहीं करता एनिमल सेल से, तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। देन एंटन वॉन लियन हॉक है, जो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम देखा था लाइव सेल को। उन्होंने क्या देखा था, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था, जो डेड सेल थी उसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन एंटन वॉन लियन हुक ने क्या किया था, लाइव सेल को ऑब्जर्व किया था, देखा था। सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। जो माइक्रोस्कोप की जो टेक्निक है वो थोड़ी इम्प्रूव हुई, तभी जो है लिविंग सेल को देखा गया। देन आता सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स तो होती ही है। द एग ऑफ द hen represent a single cell and the big enough to see by naked eyes। तो क्या बोल रहा है, कॉम्प्लेक्स तो होती है लिविंग सेल में, देखिए क्योंकि बहुत सारे फंक्शन की परफॉर्मेंस उन्हें देनी होती है, इसलिए उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना पड़ता है। और दूसरी बात, जो हैन का जो एग होता है वो एक सिंगल सेल होता है, जो कि हम अपनी नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। ठीक है, कुछ माइक्रोस्कोप लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट हम जाने इसके बारे में, ये हमारी सेल है यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए इसमें आपको हमेशा जनरली लोगों को क्या है, कंफ्यूजन बना रहता है, कौन सा यूकैरियोटिक है कौन सा प्रोकैरियोटिक है। तो आप क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक, PR प्रो, और प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या होता है, पुराना पहले वाला जो होता है वही तो होता है, तो प्रोकैरियोटिक भी प्रिमिटिव होते हैं। ओके तो इनमें क्या डिफरेंस है, यूकैरियोट किसे बोले प्रोकैरियोट किसे बोले, तो देख लेंगे हम। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल आर मॉर्फोलॉजिकली मोस्ट प्रिमिटिव होती हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड of membrane bound organelle like plastid, mitochondria and advanced 9+2 flagella। इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें प्लास्टिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और इसमें क्या होता है, फ्लैजिला आपको मेन मिलते हैं। देखो ये 9+2 का अरेंजमेंट होता है, देखिए आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रख लीजिए कि फ्लैजिला होता है। देखो फ्लैजिला एक बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है आपको, 9+2 की अरेंजमेंट होती है। फिर आता है प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, हो गए आपके साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, माइक्रोप्लाज्मा जो हो गए आपके, माइकोप्लाज्मा के बाद PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, देन हम आगे चलें तो क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जो ये प्लांट सेल हुई या फिर आपकी एनिमल सेल हुई, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल ही तो हैं आपके। कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे जो ये दिखाए गए हैं ये सारे इसके क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम चाहिएगा हमें। तो सेल वॉल, सबसे पहले सेल वॉल कहाँ पे होती है, आपको पता है प्लांट्स के पास होती है, एनिमल्स के पास दिखाई दे रही है सेल वॉल, नहीं दे रही, ये एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो कि केवल प्लांट्स के पास ही होती है। द सेल वॉल इज नॉन लिविंग सेमी रिजिड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल की।
एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्ट करती है मतलब ये इसको, और नॉन लिविंग होती है, क्योंकि देखो हमने जो है नॉन लिविंग क्या होती है कॉर्क में देखा था, वो भी नॉन लिविंग सेल ऑब्जर्व की जाती थी, है ना। तो यहाँ पे भी ये नॉन लिविंग होती है सेल वॉल। और जो सेमी रिजिड मतलब या तो देखो एक होता है एकदम रिजिड टिपिकल जिसमें से कुछ भी क्रॉस ना हो सके, लेकिन यहाँ तो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, सेल एक दूसरे से जो है मटेरियल का एक्सचेंज भी तो करती है। तो सेमी रिजिड, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होती, और सब बाकी जो इसमें दिखाए गए हैं कंपोनेंट्स उनके कंपेयर में थोड़ी रिजिड करती है। सेल वॉल इज एंटायरली लैक इन द एनिमल्स, जो कंप्लीट के एनिमल के अंदर ही आपको मिलती है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज सिक्रेटेड बाय सेल इटसेल्फ, जो सेल है सेलुलोज का सिक्रीशन करती है, ये उसी सेलुलोज से बनी हुई होती है सेल वॉल। आगे चलें तो आगे हम क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन अलग है, उसके नीचे वाली जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन होती है। सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, कि दो सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हुए भी सेपरेट कैसे रहें, उसके लिए क्या है सेल मेम्ब्रेन हेल्प करती है, और उसके सराउंडिंग में जितना भी एनवायरनमेंट है उससे भी थोड़ा आइसोलेट रहने के लिए भी ये हेल्पफुल होती है आपकी। सेल गिव्स शेप टू द बॉडी, या फिर किसी भी ऑर्गन को, जो सेल है जो क्या सेल मेम्ब्रेन है क्या करती है, सेल को क्या देती है, शेप देती है। सेल को शेप कौन देता है, सेल मेम्ब्रेन शेप देती है, जबकि सेल क्या है बॉडी को क्या है शेप देती है, ठीक है, किसी भी ऑर्गन को शेप देती है। अब बात करें सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग, लिविंग है, ये थिन है, इलास्टिक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ प्लांट और एनिमल दोनों में, जबकि सेल वॉल की जो बात करें वो प्लांट्स में अवेलेबल थी, सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो प्लांट्स में भी अवेलेबल है आपकी और एनिमल्स में भी अवेलेबल है। और फिर बोला गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये, मतलब सेमी का मतलब हाफ, कुछ कुछ मतलब सेलेक्टिव पार्टिकल्स को आने के लिए जाने के लिए क्या है अलो करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Cell theory was proposed by Sisson and Saladin in 1855 to explain the concept of cellular nature of the living organism। देखिए सेल जो मेम्ब्रेन है इसको लेके बहुत सारे थियरीज आए हैं, टाइम टू टाइम उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आता गया है। तो ये पहली वाली थी, इसलिए आप साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट एक्सेप्टेड थी, सेकंड तो नहीं थी, लास्ट में जो मोस्ट एक्सेप्टेड थी उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ onion cell is cell membrane covered by another thick covering called the cell wall। देखिए क्या है, ये प्लांट के सेल है, प्लांट के सेल में सबसे आउटर क्या होता है, सेल वॉल होती है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी अनियन वाले में। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो सबसे आउटर क्या है सेल की, सेल मेम्ब्रेन है। तो इसमें आप देखेंगे एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इसमें क्या है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये दो पार्ट में स्प्लिट की गई है, बाय लेयर बोलते से, क्योंकि देखो एक लेयर ये हो गई एक लेयर ये हो गई, ठीक है। ये एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक पार्ट प्रेजेंट हो। हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जो फोबिया मतलब डरने वाला, जो पानी से डरता है, ये वाला पोर्शन पानी से डरता है। देखिए अगर मान लीजिए ये हमने यहाँ पे वाटर डाला या फिर वाटर यहाँ पे हुआ, ये तो इनर साइड है, बाहर वाली साइड पे ही इसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गन है इसके कंपोनेंट्स है वो इधर प्रेजेंट होते हैं। तो ये आउटर सरफेस है आपकी, आउटर सरफेस से ही तो वाटर का कांटेक्ट होगा, यहाँ पे वाटर का कांटेक्ट है, तो ये क्या है, हेड है इसका, ये वाटर के कांटेक्ट में रहता, मतलब वाटर से प्यार करने वाला होता है, इसलिए ये हाइड्रोफिलिक है। और ये वाटर से जो दूर है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर से डरने वाला है। तो इन जिसमें ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, वो एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। इसका जो एस जे सिंगर एंड जी निकोलसन
1972 में इन्होंने प्रपोज किया था और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें कि प्रोटीन एम्बेडेड रहते हैं, जो आप देख रहे हैं ये प्रोटीन धसे हुए रहते हैं इसमें, ठीक है। फिर आप देखेंगे लिपिड है, ये एम्फोटेरिक है, जो कि पोलर जो रीजन होता है हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन पोलर मतलब कि ये वाला रीजन क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज porous and allow the movement of substance और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। कि इसमें मैंने क्या बोला था, सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही अंदर और बाहर जाने देने की परमिशन होती है। तो ऑन one of most important function of plasma membrane is the transport of मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, कि इसके आर पार जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाए, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन सिनोनिमस यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। वैसे ही थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, ठीक है। सिनोनिमस भी इसे माना जाता, जो आपसे जर्नली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिनोनिमस ही मान के पूछा जाता है। फिर आगे चले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमने सेल के अंदर पढ़ा था, ये भी 2 टाइप्स के ही होते हैं, जैसे कि स्मूथ या फिर एग्रेनुलर। मैंने आपको बताया भी हो, नहीं बताया वो, खैर आपने नहीं देखा होगा, ये तो मेरी आपके लिए फर्स्ट जो है वीडियो लेक्चर है कॉम्पिटिटिव वालों के लिए। तो ये ए का मतलब जो भी साइंस में किसी वर्ड के सामने ए लग गया है तो वो नेगेटिव सेंस देता है, एब्सेंस वाली सेंस देता है। ये एब्सेंस होते हैं यहाँ पे ग्रेन्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले, दे डू नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, कि इनके सरफेस पे कोई भी राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते। देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ग्रेनुलर, रफ है मतलब कि वहां पे ग्रेन्यूल्स अटैच हैं, तो तभी तो वो रफ बन गए। जैसे ही मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था उधर बताया था ना कि यहाँ पे अटैच्ड होते हैं राइबोसोम, इस वजह से उन्हें रफ बोला जाता है। तो राइबोसोम्स सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। जैसे आप ये इधर देख रहे हैं, इधर आपको दोनों तरीके के नजर आ रहे हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ पे भी मिल सकते हैं आपको, इसके आगे भी मिल सकते हैं, है ना। और ये है आपके रफ पे आप ये गोल गोल बॉल से देख रहे हैं, ये क्या है आपके राइबोसोम है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब आगे चलें तो आगे हम क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, जो सेल मेम्ब्रेन हुआ और न्यूक्लियस हुआ उन दोनों के जो बीच में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूज करने वाला है, स्लाइड डिफरेंस रहते हैं इधर और उसी में आपका गलत और सही हो जाता है, ठीक है। ये आपकी सेल है, सेल की जो मैंने क्या बोला, जो ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है और इसके बीच में जितना ये फ्लूइड प्रेजेंट है ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्गी बॉडीज हो गई, राइबोसोम्स हो गए, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये थोड़ी बड़ी टर्म है, क्या है बड़ी टर्म है। तो ये क्या होता है, कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ character from one parent to offspring, includes the cytoplasm and the nucleolus. Protoplasm is called the living substance of the cell. देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल सा बना दिया, मैथमेटिकल टर्म में समझाने की कोशिश की है। ये क्या साइटोप्लाज्म, इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, और यही जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डुप्लीकेट होके जो है हमारे ऑफस्प्रिंग, मतलब कि जो हमारे चाइल्ड होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, मतलब चाइल्ड होते हैं वहां पे ट्रांसफर होते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारे कैरेक्टर है इनहेरिटेंस के लिए, उनके इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हें हमारे ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाने का काम किसका होता है, जेनेटिक
मटेरियल का जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और ये किसका फंक्शन बताया गया? प्रोटोप्लाज्म का। अब प्रोटोप्लाज्म का मतलब है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को इन्वॉल्व करके क्या बना? प्रोटोप्लाज्म। और यही क्या है, इसके लिए ही टर्म यूज की गई, इसी के लिए बताया गया कि ये जो है कैरेक्टर को इनहेरिटेड करता है। तो मतलब कि अगर आपको न्यूक्लियस ऑप्शन में है, ओनली न्यूक्लियस ऑप्शन में है, तो वो क्या आएगा आंसर आपका? जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए न्यूक्लियस। ठीक है। अदरवाइज अगर प्रोटोप्लाज्म ऑप्शन में है और साइटोप्लाज्म ऑप्शन में है तो आप क्या लगाएंगे? प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस बेसिक जो है कंपोनेंट है जो कि ट्रांसफर ऑफ इनहेरिटेंस करेक्टर के लिए, ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं। प्रोटोप्लाज्म ही जो है लिविंग सब्सटेंस माना जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सेल लिविंग रह पाती है। अगर प्रोटोप्लाज्म एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए तो कोई सेल की लिविंग होने का कोई कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं होता। The entire concept of living cell is known as protoplasm। जो कंटेंट होता है जितना भी है आपका, वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, जैसे कि मैंने आपको न्यूमेरिकल ये मैथमेटिकल फॉर्म में समझाया है। फिर आता आपका गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होते हैं? इसी तरीके के जो बने होते हैं ना आपके, ये इस तरीके के, ये क्या है? गोल्गी एपरेटस है। देखिए ये प्रोटीन है, इसको पैक करके ले जा रहा है, चलो भाई हम तो चले प्रोटीन को लेके, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या करता है? गोल्गी एपरेटस और गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल दे, इस चेक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड पैरेलली अरेंज्ड ऑर्गेनेल्स दैट अकर इन द एसोसिएशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो ये है, इसको एसोसिएशन में ये किस तरीके से अरेंज है? मेम्ब्रेन बाउंड है। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन दिख रही है ना आपको, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और फ्लैटेंड सा है। देखिए फ्लैट सा नहीं नजर आ रहा है क्या आपको? ये है ना, ये एक कंप्लीट लेयर है, ये दूसरी कंप्लीट लेयर है, फ्लैट सी है। ठीक है। और पैरेलली अरेंज है, ये इसके पैरेलल ये अरेंज है, ये अरेंज है। ठीक है। ये ऐसा ही ऑर्गन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड रहता है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको मिल जाते हैं, है ना। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम था? प्रोटीन का सिंथेसिस। तो ये भी प्रोटीन के जो ट्रांसपोर्ट, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ तो ये उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, बैग में पैक करके उन्हें जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे ले जाएगा। गोल्गी एपरेटस principally performs the function of packaging material to be delivered either to the इंट्रासेलुलर टारगेट और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल। की सेल के अंदर ही हो सकता है इसका ट्रांसपोर्ट का फंक्शन, या फिर सेल के बाहर भी प्रोटीन को पहुंचाना हो तो कौन काम करता है? गोल्गी एपरेटस काम करता है, बड़े ही अच्छे तरीके से पैक करके पहुंचाया जाता है। ठीक है। फिर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? ये देखिए, ये आपकी सेल थी, इधर आपकी ये लाइसोसोम्स प्रेजेंट थी, इसे क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग्स। ये जो इनके निकनेम होते हैं ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि सुसाइडल बैग किससे बोलते हैं, तो सीधा सीधा आएगा लाइसोसोम्स। ठीक है। लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। की मेम्ब्रेन बाउंड है, आप देख रहे हैं मेम्ब्रेन बनी हुई है ना, मेम्ब्रेन बाउंड है। जनरली यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं, तभी तो ये एक दूसरे से सेपरेट रह पाते हैं, अदरवाइज सब कुछ मिक्स हो जाएगा, यूनिसेलुलर की तरह हो जाएगा। तो ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक है जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, फिल्ड होते हैं। The enzymes are made up of rough endoplasmic reticulum। ये enzymes किससे बने थे? rough endoplasmic reticulum से। Lysosomes are kind of waste disposal system of the cell। देखो waste disposal system है, एक चीज ध्यान रखना, waste disposal system है। और suicidal bag क्या हो गया? जो waste हो गया, डाई, अगर मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसकी डेथ होगी तो क्या वो यूजफुल रहता है? नहीं रहता, तो वो वेस्ट हो जाता है। मतलब अगर मान लो किसी ने सुसाइड कर लिया, वो सुसाइड करने का भी तो मतलब यही हुआ ना कि डेथ हो गई। अब वो डेथ हो गई, उन डेड सेल को एक बैग में पैक कर लेना, वो क्या है? सुसाइडल बैग है, और वही क्या है? लाइसोसोम है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, इसी में जो वो डाई सेल है जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो जो है आ जाती है, मतलब कलेक्ट कर ली जाती है, तो इसीलिए इसे सुसाइडल बैग बोला गया।
देन आपका आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? ये आपके वैक्यूल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में स्मॉल साइज के होते हैं और नंबर इनके ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज का होता है और नंबर इसका कम होता है, एक ही होता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन occupy up to 90% of the volume of the cell. The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. They are responsible for maintenance of turgor pressure. कि टर्गर प्रेशर क्या है? मान लो बाहर से एकदम से जर्क आता है, कोई धक्का लगता है पेड़ को, किसी एनिमल ने आके टकरा दिया उससे, या फिर कुछ भी किसी भी प्रकार से तूफान आ रहा है, तो जो भी आ रहा है तो एक टेंशन टर्गर प्रेशर लगता है। अगर मान लो ये वैक्यूल ना हो, वैक्यूल क्या करता है, एक ये समझ लो बैलून है, एक बैलून है सेल के अंदर, जैसे ही बाहर से कोई प्रेशर आया तो वो बैलून थोड़ा सा प्रेस होगा और फिर दोबारा से खुल जाएगा। तो ये जो क्या किया है इन्होंने, जो प्रेशर था उसको अपोज किया, है ना। तो मतलब कि ताकि हमारे जो जितने भी अंदर ऑर्गन है उनको हार्म ना हो के ये उसको रिस्ट्रिक्ट करे, उसको बर्दाश्त कर पाए और सेल को कोई डैमेज ना हो, तो ये उसमें प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनकी जो सेल है वो तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। सबसे पहले तो जो हमारी स्किन होती है ये कितना प्रोटेक्टिव होती है बॉडी के लिए, है ना, ये प्रोटेक्ट करके रखती है। और भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा जर्क का इश्यू नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स क्या है, स्मॉल साइज के मिलते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर में मिलते हैं। इन एनिमल सेल वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज एंड मोर इन नंबर्स। ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपकी, इसमें डबल लेयर होती है। क्या होती है? ये डबल लेयर होती है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट बॉडी को चलाने के लिए जो एनर्जी मिलती है हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में मिलती है, और वो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करती है। इनका देखिए, आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, अलग से डीएनए होता है। आपको एक अच्छे से स्टोरी बताती हूँ। पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता था, एक ऑर्गेनिज्म होता था, ऑर्गेनिज्म होता था। बड़ी हैरानी हो रही होगी आपको जान के, मुझे भी पता लगा, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी। देखिए, आपको यहाँ से ही पता लग रहा है कि इनके पास अपना एक अलग से जो है डीएनए होता है। इन्होंने क्या किया, बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें एंटर कर लिया, एज अ पैरासाइट रहने लगे, मतलब कि हमसे ही खाना लेने लगे और वहीं पे रहने लगे। हमें हार्म नहीं करते थे ये कुछ भी, और बस हमारे लिए यूजफुल भी थे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली जो चीज़ें होती है ना, पता नहीं आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, जो इकोलॉजी का पार्ट है, कि वो हमें फ़ायदा दे रही है, हम उसे फ़ायदा दे रहे हैं, ये होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, रिलेशनशिप, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। इन्होंने हमारी बॉडी में एंटर किया, हमने इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू किया और इन्होंने हमें एनर्जी बदले में प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे जो ये ऑर्गेनिज्म था, इन्होंने अपना फंक्शन परफॉर्म करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, क्योंकि अगर मुफ्त में आप लोगों को जॉब मिल जाए तो क्या आप मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा काम करने से, अगर आपको जॉब के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, जॉब तो मिल ही गई ना इसको। क्या थी जॉब? की एनर्जी की सप्लाई करनी है। देखो, अभी आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो मैथ्स भी आप अपना पढ़ रहे, जीके, करंट अफेयर्स, है ना, तो आपको इतनी जब जॉब मिल जाएगी, इतने सारे डोमेन्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस एक डोमेन जो जिसमें आप वर्किंग होंगे उसी के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। तो इनको जॉब मिल गई, जॉब क्या मिल गई? एनर्जी प्रोवाइड करने की। तो ये बाकी सब फंक्शन को भूल गई और हमारे बॉडी में एक ऑर्गन की तरह रहने लगी, कंपोनेंट की तरह रहने लगी बेसिकली। ठीक है, तो ये पावर हाउस होता है। ये एक अच्छी सी बात मैंने आपको बताई। हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग, इसकी टू मेम्ब्रेन कवरिंग होती है, एक जो आउटर होती है जो कि पोरस होती है, एक होती है इनर जो कि डीपली फोल्डेड होती है। और जो जैसे ये अंदर की तरफ फोल्डेड है ना, फोल्ड होके क्या होता है, जैसे आप अपनी फिंगर्स को खोलो, फिंगर खोल के अब देखो इसके पेरीफेरी पे जो फिंगर्स है उसके हम फिंगर जो है आपने टच करेंगे तो क्या देख रहे हैं, सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जा रहा है ना। अगर एक एक फिंगर के बीच बीच में डाल के हम अपने हाथ को घुमा रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है। तो इसी तरीके की तो ये है, ये मान लो ये फिंगर से यहाँ से हाथ घुमा के देखो, ये सरफेस एरिया बढ़ गया, बजाय कि ये एकदम जैसे ये बाहर वाली लेयर है ऐसे सरफेस एरिया
कम है। तो अंदर वाली क्या करती है, फोल्डिंग होती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और एटीपी जनरेशन में ज़्यादा सरफेस एरिया मिल पाता है, ज़्यादा एटीपी की फॉर्मेशन हो पाती है। एटीपी इज नॉन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, की एनर्जी किस फॉर्म में लेती है बॉडी हमारी, एटीपी की फॉर्म में लेती है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। जितना भी काम करना होता है, चाहे केमिकल का काम है, केमिकल के ब्रेक डाउन का काम है, न्यू केमिकल की फॉर्मेशन का काम है, या फिर मैकेनिकल वर्क है, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन सब के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, वो भी एटीपी की फॉर्म में। देन आपके आते प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या है, आपके एनिमल्स में प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है प्लास्टिड का, ये सिनोनिमस नहीं है, ये इसका एक टाइप है। लेकिन अगर आप में ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है, ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल है तो बात अलग है, इसको सिनोनिमस आप कंसिडर कर सकते हैं। प्लास्टिड क्या है, इसके अंदर टाइप होते हैं, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट एक टाइप है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और उसी के कारण ये कलर क्या है, ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आपका क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड होता है। तो प्लास्टिड आर फाउंड इन प्लांट्स एंड फ्यू प्रोटिस्ट जो होते हैं, जैसे कि आपका यूग्लिना हो गया, ठीक है। सेल वॉल आप पढ़ ही चुके हैं, ये एनिमल जो प्लांट की जो सेल होती है उसी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। आगे चलें तो आगे आप देखेंगे क्या आता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके होते हैं राइबोसोम्स। देखो ये फ्री भी होते हैं, देखो ये जो आपके इधर बिखरे हुए हैं ये क्या है, फ्री हैं। और ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, किसी मेम्ब्रेन से, जो ये गोल्गी बॉडीज हैं इसकी मेम्ब्रेन से लिपटे हुए हैं। ये प्रोटीन की ही सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। अब राइबोसोम आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। अगर आपसे बोला जाए स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली क्या है, तो आपकी क्या है, राइबोसोम्स है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा बॉडी का, तो वो हमारी क्या है, स्किन जो होती है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। अगर आपसे पूछा जाए कोई ऑर्गेनली स्मॉलेस्ट, तो क्या होगा आपका, राइबोसोम होगा, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली जाए, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली जाए तो वो क्या होगी, आपकी लीवर होगी। देखो आपसे है ना ग्लैंड के बारे में पूछे तो लीवर। अगर मान लो आपको नहीं ऑप्शन दिया गया स्किन का, जब आपसे पूछा गया कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है, अगर स्किन ऑप्शन में है तो आप स्किन पे टिक करेंगे, अगर स्किन नहीं है तो लीवर में भी टिक कर सकते हैं आप। तो मोस्टली जनरली आप किसी से भी पूछेंगे आपको लीवर ही रिप्लाई करेगा, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, हमारा स्किन ऑर्गन सबसे बड़ा होता है। अब इसी की बात कर ले, राइबोसोम पे वापस लौट आते हैं। ये प्रोटीन की सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है, यही प्रोटीन का सबसे ज्यादा सिंथेसिस करता है। दे आर ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये बस आप याद कर लीजिए, 70S क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स में, प्रिमिटिव है तो मतलब कम है, ठीक है। प्रोमिटिव में क्या है, कम है, और यूकैरियोट्स में क्या है, 80S ज्यादा है, ठीक है। अब हम आगे चले तो आगे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि जो मेम्ब्रेन से कवर होता है और इसमें से कुछ स्पोर्स प्रेजेंट है, ये आप देख रहे हैं कुछ स्पोर्स प्रेजेंट है, इधर से मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल एंड लार्ज कंपोनेंट, सेंट्रली डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये लोकेट होती है सेंटर में, स्फेरिकल होती है, लार्ज कंपोनेंट होती है, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में, ये हाईलाइट कर लेना न्यूक्लियस को। इट कंटेन्स अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, जेनेटिक मटेरियल इधर प्रेजेंट होता है, सारा का सारा जो डीएनए आपको नजर आ रहा है ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, वही तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ये किस किस चीज का बना होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन होता है,
आपका न्यूक्लियोलस होता है। इसके अंदर ये क्या देख रहे हैं, छोटे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्रोमेटिन के ये फाइबर आपको नजर आते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, जो इसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये इसकी क्या है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। देन रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। देन हम आगे चलें तो क्या देखते हैं, न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो बाहर वाली थी, जो मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है आपका, क्या पढ़ा हमने, न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है आपका साइटोप्लाज्म, और इन दोनों को मिला के क्या बनेंगे आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कि क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करके डॉटर सेल में जाते हैं। अब न्यूक्लियोलस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, we can see a smaller spherical body in the nucleus known as nucleolus, ठीक है। It is a site of active ribosome RNA synthesis, active ribosome RNA की synthesis के लिए ये responsible है। अब उसके बाद देखें हम, the cell having nuclear material without nuclear membrane, उसे क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल हुआ, यूकैरियोटिक सेल हुआ, इसको क्या सिनोनिमस यूज करते हैं हम, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की तरह बहुत सारी जगह। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट न्यूक्लियस के बेस पे जो है डिफ्रेंशिएट किए गए हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मतलब कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने वाला क्या कहलाता है, प्रोकैरियोटिक। जो पहले आए थे उनमें कम डेवलप्ड ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव है इसलिए उनमें न्यूक्लियस भी वेल डेवलप्ड नहीं है। और दूसरा बात कर ले, जो अनियन सेल है वो वेल न्यूक्लियस होता है उसमें डेवलप, उसे क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। तो जो उसमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल्स। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उसे बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि मतलब सिंगल और सेलुलर मतलब सेल। ऑर्गेनिज्म का तो मतलब आपको पता ही है। अ सिंगल सेल्ड organism perform all the necessary function that multicellular organism perform, कि जैसे हमने खाना पीना सब करते हैं, वही काम, चलने फिरने का काम, सांस लेने का काम, मतलब गैसेस के एक्सचेंज का काम, वही सारे काम सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, ठीक है। ये मत समझना सेल सिंगल है तो उनके फंक्शन में कमी आ गई, मतलब सारी एक्टिविटी वो भी अपनी लाइफ के लिए कर पाते हैं। जैसे कि अमीबा की बात कर लें, इसमें कोई डेफिनिट शेप नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वेरियस लेंथ जो प्रोजेक्शन निकालता है ये, जैसे कि हम प्रोट्रूडिंग बोलते हैं या फिर बर्ड भी बोल देते हैं। बर्ड एक्चुअली सही टर्म नहीं होता, लेकिन प्रोट्रूडिंग सही टर्म होता है, जिसे कि हम सुडोपोडिया बोलते हैं। जैसे ये होता है आपका, इधर आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे इन्होंने निकाल दिए है ना, ये यूनिसेलुलर है, ये किसी भी फॉर्म में मिल सकता है आपको। कभी आपको बिल्कुल स्ट्रैंडेड भी मिल जाएगा, कभी दो जो इनके सुडोपोडिया निकले हुए, कभी चार निकले हुए हैं। तो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग ये अपने जो है सुडोपोडिया को निकालता है। फूड कैप्चर करना तो दो सुडोपोडिया निकलेंगे इनके, ठीक है। जैसे कि ये बना रखा है यहाँ पे फूड को, फिर ये कैप्चर कर लेगा। देन हम आगे बात करें तो आगे क्या है, द फर्टिलाइज्ड एग विच इज इनिशियली सिंगल सेल multiplied and number of the cell increase as developed process। देखो क्या होता है, सिंगल सेल होती है। मान लो ये वाला जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, मेल गैमेट है, और ये क्या है, फीमेल गैमेट है। ये दोनों सिंगल सेल है, ये दोनों आगे कंबाइन करके, इन दोनों ने हाथ मिला लिया एक दूसरे के साथ, कंबाइन करके, और फिर ये कंप्लीट सेल बन जाएगी, ठीक है। फर्टिलाइज होगी, सेल अभी भी सिंगल ही है, इनके न्यूक्लियस दो होते हैं, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डिवाइड करेंगी, 1 से क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, 2 से क्या बन जाएंगी, फिर 4 बन जाएंगी, 4 से क्या बन जाएंगी, 8 बन जाएंगी, और धीरे धीरे साइज में भी डेवलप करने लग जाएंगी और एक कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन कर लेती हैं,
ठीक है। आगे अ वाइट ब्लड सेल, जो कि बहुत सारे टाइप की हो सकती हैं, जो ब्लड होता है उसमें वाइट ब्लड सेल भी हमारी प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी सिंगल सेल्ड होती हैं, जो कि चेंज कर सकती है अपनी शेप को, ठीक है। नर्व सेल, ये ब्रांच्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव ट्रांसफर मैसेज देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। देखो, अगर हमारा नर्वस सिस्टम सही है तभी हम सेंस कर पाते हैं क्या चीज़ गर्म है, ठंडी है, हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये एक ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, और ये हमें हेल्प करता है मैसेज के ट्रांसपोर्ट में। इसने मैसेज ट्रांसपोर्ट किया ब्रेन तक कि ये चीज़ हार्ड है या हॉट है, तभी तो मैसेज गया। अब ब्रेन ने मैसेज वापस डिलीवर किया न्यूरॉन्स नर्व्स के ही थ्रू, और बताया कि अब हमें हैंड को वहाँ से रिमूव करना है, या फिर हमें अच्छा लग रहा है तो वहीं पे हैंड को रखना है। देन हम बात कर ले द स्मॉलेस्ट सेल, उसका साइज कितना 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। ये एक बैक्टीरिया की सेल है। और लार्जेस्ट सेल 170 mm से लेके 130 mm माइक्रोमीटर है, जो कि ऑस्ट्रिच की सेल होती है। जो एग सेल होती है ना ऑस्ट्रिच की, वही होती है। इसे तो हम बहुत ही आसानी से नेकेड आई से देख सकते हैं, क्योंकि जो हैन का एग है उसी को देख पाते हैं हम। तो ये तो बहुत बड़ा है। सेल डिवीजन, फिर सेल डिवीजन की बात कर ले, द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर फॉर्म्ड, न्यू सेल बनती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जैसे कि माइटोसिस या फिर मियोसिस। माइटोसिस क्या है? माइटोसिस की प्रोसेस में जो मदर सेल है वो डिवाइड करके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। क्या बनाती है? टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द मदर सेल। जैसे कि ये आपकी मदर सेल है, मदर सेल ने डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाए, और इधर आप कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 डिवाइड होके क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 4 है। यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके साथ अटैच है, लेकिन नंबर तो उतना ही है। ये भी जब डेवलप हो जाएंगी तो ऐसे ही बना लेंगे, जब इनको लगेगा कि हमें अपनी जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने हैं जेनेटिक मटेरियल, तो ये ऐसी पेरेंट बॉडी जैसी हो जाएंगी, ठीक है। जबकि हम मियोसिस की बात कर लें, ईच सेल प्रोड्यूस 4 जो न्यू सेल, ठीक है, जबकि हमने माइटोसिस में 2 की थी। न्यू सेल ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट द मदर सेल। ये मियोसिस है। इधर आप क्या देख रहे हैं, जो मदर के पास कितने 4 क्रोमोसोम थे, अगर डॉटर में देख रहे हैं तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भी ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ डिवीजन, आगे चलता है। मियोसिस 1 हुआ है, यहाँ तक क्या हुआ? मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 होता है, फिर ये क्या करता है, फिर ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है दोनों में। तो टोटल डॉटर सेल कितनी बनी? 4 बनी। और जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? हाफ हो गया। यहाँ पे कितना था? 4 था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? 2 है। क्या है? 2 है। और जबकि यहाँ पे सिमिलर थे, यहाँ पे भी 4 और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे भी 4 ही है। और कंप्लीट अगर आपको सेल डिवीजन पढ़ना है मुझसे, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो डालने वाली हूँ। ये जनरली जो जिनको जनरल साइंस जानना है तो उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनका डोमेन आपका बायोलॉजी रहा है 11th-12th में, उनसे इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आज के लिए बस इतना ही।